दोस्तों, हम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते रहे हैं, उनके भाव जानते रहे हैं, उनके विचारों का अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे सामने, श्री राकेश अचल। ये विशिष्ट गुणों वाली हस्ती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि राकेश अचल जी किसी भी विषय पर त्वरित टिप्पणी देते हैं, बिल्कुल नई ताजी। वैसे 1979 से पत्रकारिता जगत में छाए हुए हैं। जनसत्ता, नई दुनिया, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में काम किया और बड़ी रोमांचक पुस्तकें इनकी आई हैं, जैसे चंबल का नया चेहरा, कहती है चंबल। चंबल का नाम सुन के ही जो है ना थोड़ा सा झुरझुरी हो जाती है, तो बड़ा विकट स्थान रहा और समुद्र को कुछ नहीं कहता है इनके लिए। देश की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं और आज हमारे सबके बीच हैं। अमेरिका से यात्रा संपूर्ण करके भी शीघ्र ही आए हैं। तो आज हम ऐसी हस्ती के साथ जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से साहित्य से या साहित्यिक कर्म से या पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, उनके विचारों का खुलासा करवाएंगे और देखते हैं कि वो उनकी साहित्य यात्रा कैसे गुजरी, ताकि हम लोगों को कुछ सीख मिले। तो स्वागत है राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए, आपने अवसर दिया है, बहुत धन्यवाद। हमने ये सोचा कि बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों का साक्षात्कार करने के साथ साथ हमें आप जैसे लोगों से भी सीखना चाहिए जो इतनी बढ़िया बढ़िया टिप्पणी लिखते हैं ताजे ताजे विषयों पर। देखिए डॉक्टर साहब, कैपेबिलिटी एक अलग ही है। ये जो कैपेबिलिटी है वो सबके बस की बात नहीं। तो जी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिरकार आप इस रास्ते पे, इस दुनिया में आए क्यों? पत्रकारिता की दुनिया में आपको क्या चीज खींच लाई? साहित्य की दुनिया में आपको क्या खींच लाई? कैसे आपको प्रेरणा मिली? तो हमारा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आपको साहित्य की लेखन की प्रेरणा किससे मिली और किस प्रकार किसी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो गांव से आया था डॉक्टर बनने के लिए। मेरे अभिभावक चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं जी। लेकिन जब ग्वालियर में मैं आया तो यहाँ उस दौर में 7वां दशक था और बहुत बड़ी साहित्यिक हस्तियां यहाँ होती थी और उनके बीच में जाकर मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनने के लायक तो हूं नहीं। मेरे शरीर में, मेरे देह में वो चीज नहीं है कि जो डॉक्टर में जरूरी होती है। तो मुझे अभिव्यक्ति जो मन के अंदर घुमड़ता है व्यक्ति के और संवेदनाएं, ये दो चीजें ऐसी लगी कि ये मेरे पास है और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने शुरू में चिकित्सा छात्र के रूप में कोशिश चिकित्सकों के अधीन रह के 1-2 साल काम भी किया, लेकिन मेरी रुचि उसमें थी नहीं। तो अंततः मैंने शुरू किया पढ़ना। पहले तो मेरे यहाँ क्या था कि मेरे जो पिताश्री थे राजस्व के बहुत बड़े अधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे वो रामचरितमानस के बड़े अध्येता थे, उनको कंठस्थ थी रामचरितमानस। और हम लोग छात्र जीवन में, बल्कि और छात्र बचपन में, जब तक उनको पढ़ के सुना ना दें 2-4 प्रश्न रामचरितमानस के, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो जो रस का जो बीज रोपण है वो रामचरितमानस से होता है। और शहर में आकर मुकुट बिहारी सरोज जैसे महान, आनंद मिश्र जैसे बड़े बड़े साहित्यकार, वीरेंद्र मिश्र जैसे गीतकार ग्वालियर में हुए, और इन लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए। तो इन लोगों के बीच में जब मैं श्रोता के रूप में जाता था तो मुझे अंदर से वो एक गुदगुदी सी होती थी, यार मेरे अंदर भी कुछ कहने के लिए बहुत कुछ पड़ा है।
मैं तुकबंदियां शुरू करता था, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस समय वीर अर्जुन में के नरेंद्र उसके जो मालिक थे, उत्पादक थे, वो बहुत सहज भाव से हमारे जो गुण दोषों पर ध्यान दिए बिना उन तुकबंदियों को छापना उन्होंने शुरू कर दिया। ये बात है 72, 73, 74 की। धीरे 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 उसमें लिप्त हो गए, और जब चिकित्सा की पढ़ाई न करके इधर कला और विधि संकाय में जब हम लोग आ गए, तो वो क्षेत्र छूट गया और साहित्य निकट आता चला गया। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1976-77 के बाद पत्रकारिता में जब मैंने कदम रखा, तो मुझे लगा कि पत्रकारिता का साहित्य एक सहोदर है, बल्कि सहोदर के अग्रज है, और साहित्य से जो सामर्थ्य मिलती है उससे पत्रकारिता भी समृद्ध होती है, और पत्रकारिता से हमें जो संवेदनाएं और जो अनुभव मिलते हैं वो साहित्य में बदल ढाले जा सकते हैं। तो ये कोशिश जब शुरू हुई, प्रोत्साहन लोगों का मिला, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला, तो लिखना शुरू कर दिया। और मैंने शुरू में, आपको हैरानी होगी कि मैंने सवैया, छप्पा ये ऐसे कठिन छंदों में लिखा। मुझे लगा कि ये छंद इतने कठिन है कि ये एक इनका युग बीत चुका है, अब आपको कोई सरल रास्ता पकड़ना चाहिए। तो उस जमाने में दुष्यंत कुमार छाए हुए थे साहित्य की दुनिया में। गजल को उन्होंने एक नया मुहावरा हिंदी गजल को दिया था। उर्दू गजल तो मुझे शुरू से पसंद थी। मैं, मेरा मूल उत्तर प्रदेश में है, मेरे परिवार में, मेरे परिवेश में उर्दू बहुत सामान्य रूप से भरी चाशनीदार भाषा उसे मैं मानता हूँ। मुझे लगा कि ये फॉर्मेट मेरे लिए ज्यादा काम का है, और मैंने ये शुरू वहां से किया। और धीरे धीरे फिर पुरातत्व और यात्राएं ये सब मेरे साथ चलती गई, और साहित्य की मैंने देखा आपने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत देशों की यात्राएं की हैं। ये मेरी कमजोरी कहिए, ये मेरा शौक कहिए, ये मेरी शक्ति कहिए, कि मैं जितना ज्यादा घूमता हूँ उतना ज्यादा मेरे अंदर ऊर्जा का संचयन होता है, और मैं ज्यादा काम करने की स्थिति में आता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। That's good। ये तो मैं देखा अमेरिका के प्रवास के दौरान भी आपका लिखना नहीं बंद हुआ। ये इस बार डॉक्टर साहब बड़ा संयोग ये रहा कि लिखना तो खैर जीवन है, पत्रकारिता में जब से आए रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन अमेरिका के इस लंबे प्रवास में 8 महीने में ये पहली बार हुआ कि मैं एक दिन का अवकाश किए बिना निरंतर लिखा, और मित्रों ने उसको निरंतर प्रकाशित किया अपने अपने माध्यमों पर, अखबारों में रेगुलर आया, वेबसाइट्स पर आया, टेलीविजन पर आया। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी काम है और इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो मैं लिखता रहा लगातार। आपने जो बताया पत्रकारिता और साहित्य के बीच का संबंध, तो मुझे बहुत रोचक लगा ये कहना। पत्रिका और पत्रकारिता और साहित्य लेखन दोनों एक दूसरे के संपूरक कहे जाएं या एक दूसरे पर निर्भर कहे जाएं, कैसे आप इस चीज को डिफाइन करेंगे? हेलो, मुझे ऊंचा है साहित्य से जो सामर्थ्य पत्रकारिता को मिलती है, वो उसकी अभिव्यक्ति को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा धारदार बनाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पत्रकारिता शुरू में कर रहा था, तो क्षेमचंद्र सुमन एक बहुत बड़े साहित्यकार उस जमाने के थे, बुजुर्ग साहित्यकार थे। वो हमारे अखबार के दफ्तर में आए और कहा, भाई तुम लोग क्या लिखते हो? मैंने कहा, ये साहब अखबार सामने रखा है, उन्होंने उसमें लगा दिए। लिखा, आप तो बिल्कुल अशुद्ध, तो हमको पता नहीं, हम तो जो लिख देते हैं हमें लगता है हमारा प्रूफ रीडर सुधार देता होगा। बोले नहीं, ये गैर जिम्मेदारी है। आपको अगर पत्रकारिता में काम करना है तो पहले भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भाषा अशुद्ध होगी तो आप जो साहित्य रोज रोज नहीं परोसा जाता, लेकिन अखबार रोज रोज परोसा जाता है। अगर आप अशुद्ध परोसेंगे तो अशुद्ध का प्रसार होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पहले साहित्य से जुड़े, पत्रकारिता में अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो मुझे सुमन जी की उस बात ने बहुत अंदर तक भेजा, और मैंने कोशिश की कि पत्रकारिता में जितने भाषाई प्रयोग किया, जैसे मैंने
ग्वालियर अंचल ये बहुत पिछड़ा इलाका है मध्य प्रदेश का, और चंबल का जैसे आपने नाम दिया तो पूरा बीहड़ का इलाका है। जी लेकिन यहाँ की लोक भाषा बहुत समृद्ध है, ब्रज से बुंदेलखंड से घिरी हुई है। तो मैंने पत्रकारिता में उन शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया जो राजस्थान की पत्रकारिता में बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में आंचलिक शब्दों का बड़ा अभाव था, खड़ी हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। जी तो जी। ऐसे धीरे धीरे प्रयोग किया और मैंने चंबल को लेकर एक लंबी कविता लिखी, कहती है चंबल के नाम से, और संयोग से उसको बहुत लोगों ने पसंद किया और मुझे उससे काफी संतोष हुआ। अगर आपको याद दिलाएं कि आपकी पहली रचना क्या थी तो स्मृति में होगा। इस कब कृति प्रकाशित हुई? में मुझे लगता है कि किसानों पर कोई सवैया लिखा था, वो मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत 50 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन किसानों पर पहला सवैया लिखा था मैंने, और वो नरेंद्र जी ने अपने अखबार वीर अर्जुन में छापा था। और उसके बाद तो गजलें लिखी हैं। गजलों में मेरा पहला संग्रह जो आया था वो समंदर कुछ नहीं कहता, समंदर कुछ और नहीं कहता। उसमें करीबन 50, जी उसमें 50 से अधिक गजलें थी। और आप देखिए संयोग उसमें कि मैंने वो हिंदी की सारी गजलें एक उर्दू के गजल के उस्ताद को संपादित करने के लिए दी, और अच्छा। उन्होंने इतनी बेरहमी से उसका संपादन किया कि मेरी कई गजलें 8 और 10 शेर वाली थी, वो 2 शेर की होकर रह गई, तो कुल 2 शेर बचे। तो बाद में मैंने जब उनको टोका नहीं, उनका संपादन बहुत विनम्रता से स्वीकार करके पुस्तक जैसी की जैसी छाप दी। लेकिन बाद में उनसे पूछा कि भाई आपका उर्दू का मुहावरा, उर्दू का व्याकरण, उर्दू का शिल्प बिल्कुल अलग है, आप जब इसको हिंदी की गजल को अपने ढंग से संपादित करते हैं तो इसका तो पूरा प्रवाह खत्म हो जाता है, इसका तो भाव ही मर जाता है। तो उन्होंने कहा ये आप जाने, हम तो अपने नजरिए से देखा है, हिंदी की गजल की दृष्टि से आप लिखना चाहते हैं तो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उर्दू के पैमाने पर आप आएंगे तो ये आपकी सारी गजलें रिजेक्ट की जा सकती है। अच्छी क्या बात बात। है, लेकिन मैं अपने अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहा और मैंने कोशिश की कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लोगों तक अगर संप्रेषित बड़ी आसानी से हो जाती है तो मेरी गजल ठीक है, फिर उसमें ये छेनी हथौड़े लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसी है, जैसा सिर्फ है, खुरदुरी है तो खुरदुरी है, और सपाट है तो सपाट है। लोगों ने पसंद की और चल रहा है काम। हम्म। तो समअप करना चाहें तो साहित्य की किस किस विधा में आपको आपने काम किया है अभी तक, और कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा प्यारी, रुचिकर, फेवरेट लगी? मैंने देखिए यात्रा वृतांत बहुत लिखे हैं, 2-3 तो मेरे पब्लिश हुए हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से भी एक अच्छी किताब आई थी। यात्रा वृतांत के अलावा मैंने ऐतिहासिक जो पुरातात्विक महत्व के स्थल होते हैं उन पर बहुत लिखा है, और सबसे प्रिय मुझे लगता है गजल लिखना। और अच्छा। गजलें मैं इफरात में लिखता हूँ, अलग अलग प्रयोग करता हूँ। अभी मेरा एक गजल संग्रह तैयार है, वो केवल बेटा रदीफ से है, बेटे को संबोधित है। उसमें सारी गजलें बेटे से बातचीत के तरह से, एक चिट्ठी आपने लिखी हो जी इस जी। तरीके की है, वो एक प्रयोग है। तो गजल मुझे सबसे ज्यादा संतोष देती है, और मैं देखता हूँ जो मेरे सोशल मीडिया के माध्यम है जहां पर मैं गजलें अपनी डालता हूँ रोज, कि ऐसे ऐसे पाठक मुझसे जुड़ते हैं और मेरी पीठ थपथपाते हैं जिनका साहित्य से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो जब मुझे लगता है कि ऐसे अनाड़ी लोग अगर कोई चीज लिखी आपकी पसंद करते हैं तो आपकी मेहनत सार्थक है, आप अपनी अभिव्यक्ति में काफी हद तक सफल माने जा सकते हैं। ठीक बात है, बहुत सही कहा। तो लेकिन गजल के कंपैरिजन में ये देखने में आता है कि आपने गद्य ज्यादा लिखा, तो ये कैसे? अगर गजल आपको पूरी रुचिकर थी या आपका फेवरेट थी, तो गद्य के क्षेत्र में अधिक सृजन कैसे हो गया? देखिए गद्य के क्षेत्र में सृजन का कारण है कि मूलतः मैं पत्रकार हूँ, और मुझे लगता है कि गजल तो एक लेजर है,
जैसे आपके शल्य क्रिया में नस्तर पहले इस्तेमाल होता था, आजकल लेजर होता है कि आपकी पिन पॉइंट आपने किया और आपकी वेदना और दूर हो गई, तो ये गजल का काम है। लेकिन जब आपको विस्तार से किसी मुद्दे पर बात करनी है, खोजबीन के साथ, तर्कों के साथ, वैज्ञानिक आधार के साथ बात करनी है, तो गद्य में जाना पड़ेगा। संयोग से ये रहा कि मैं पिछले 40 साल में मैं अपनी भूमिका एक रिपोर्टर की ही मानता रहा, लेकिन कई अखबारों में मुझे संपादन का और संपादकीय निरंतर लिखने का अवसर मिला। जब 1999 के बाद मैं फ्रीलांसर हुआ, मैंने नौकरियां छोड़ दी, तो मुझे लगा कि अब एक शून्य है। बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय पृष्ठ को बहुत ही निर्बल बना दिया है। वहां या तो आयातित चीजें छप रही हैं या प्रायोजित चीजें छप रही हैं, और छोटे अखबारों के पास तो वो भी नहीं है। तो फिर मैंने गद्य को लिखना शुरू किया, और मुझे बहुत संतोष है कि देश के कम से कम 5-6 दर्जन अच्छे छोटे अखबार मुझे नियमित छाप रहे हैं। और मुझे कभी कभी क्रोध उन पर आता है कि वो इतने आंख बंद करके छापते हैं कि मेरी वो गलतियां कई लेकिन छाप रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और बाकी प्रतिष्ठित अखबार तो लगातार छापते हैं। देशबंधु में मैं नियमित लिखता हूँ, सारे संस्करणों में, दुनिया में छपता है, भास्कर में छपता है, और यत्र तत्र छपता है। लेकिन मेरा काम ये लिखना, छपे ना छपे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सामाजिक, जो आजकल सोशल मीडिया है, ये बहुत सशक्त माध्यम है। इस पर अगर आपने कोई चीज लिख के डाल दी है, तो आप ये समझिए कि अखबार में अगर 20 लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको 200 लोग पढ़ेंगे। ठीक बात है। इसकी रीच ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है। तो आपका रचना संसार जो है ना, इन बातों से व्यापक हो गया। पत्रकारिता भी है, प्रेम गीत भी हैं, गजलें भी। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे पूरे अपने इस जीवन यात्रा में प्रेम करने का और प्रेम पर लिखने का वक्त ही नहीं मिला। मैं लोगों की संवेदनाओं से इतना घिरा रहा। पत्रकारिता में आप जाते हैं तो आपको तरह तरह के अनुभव होते हैं, और ऐसे ऐसे सुखद तो कम होते हैं, दुखद ज्यादा होते हैं, कि आपको झिझोड़ कर रखते हैं अंदर। तो ऐसी स्थितियों में प्रेम पर लिखने का, प्रेम के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिला। हालांकि प्रेम का मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये जो असहिष्णुता आप बढ़ती देख रहे हैं पूरी दुनिया में, केवल भारत के संदर्भ में नहीं, तो वहां अगर प्रेम का प्रवाह ज्यादा हो, प्रेम का प्रसार ज्यादा हो, तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तो अब मैं कभी कभी बीच में प्रेम प्रस्फुटित होता है तो एक आध गीत लिख लेता हूँ, लेकिन प्रेम के बारे में मेरे पास बहुत कम कविताएं हैं, और उनका कोई संग्रह भी नहीं। आपकी इस बात पर मुझे ध्यान आता है ओशो का जो अवधारणा थी कि प्रेम केवल दैहिक नहीं है, प्रेम मानसिक भी है, और जिसमें प्रेम की वृत्ति होगी वो प्रेम करेगा ही, चाहे घर वालों से चाहे बाहर वालों से। और तीसरी चीज, अगर प्रेम का अभाव जीवन में किसी व्यक्ति के महसूस हुआ किसी भी स्तर पर, तो उस व्यक्ति के व्यवहार में, उसके सोच में हम काफी अंतर आ जाता है। तो प्रेम से ही दुनिया चले तो अच्छा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेम का अभाव मेरे जीवन में इस मायने में रहा कि मेरे पिता राजस्व सेवा में थे, परिवार को कम समय देते थे, रिश्तेदारों से दूर रहता था, भाई बहन हम सीमित छोटा सा परिवार था, तो बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में। लेकिन मुझे प्रेम है व्यक्तियों से। आपकी तो वृत्ति प्रेम की है। हम लोगों से एक बार दो बार मिलने पर आपने इतना प्रेम के साथ में रखा, तो हमें तो वास्तव में बड़ा सराहनीय है ये। नहीं, मुझे प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, मुझे विरासत से प्रेम है, मुझे संबंधों से प्रेम है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर एक बार कोई संबंध किसी से बन जाए, चाहे प्रकृति हो चाहे व्यक्ति हो, तो वो टूटे नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए आपको अगर कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, लेकिन संबंध और प्रेम बना रहे। ये कोशिश देखा मैंने, आपने छोटी सी मुलाकात में इतनी बड़ी मित्रता बना ली। नहीं, ये तो सब प्रारब्ध है, ईश्वर की देन है। लेकिन मैंने वही कहा कि प्रेम पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ। आप आज देखेंगे मैंने जो कविताएं किसी जमाने में अपने बच्चों के लिए लिखी थी, आज वो तीसरी चौथी पीढ़ी के हमारे जो बच्चे हैं वो सुनकर उसको मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अभी मैं जब अमेरिका में था
तो कम से कम 1 दर्जन जन्मदिन समारोह में मैंने वो कविताएं 40 साल पुरानी सुनाई, और बच्चों ने जो अंग्रेजी में पले बढ़े हैं उन्होंने उस हिंदी कविता का बड़ा आनंद लिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बाल कविताएं लिखना चाहिए थी, और एक जमाने में मैंने लिखी भी। इस देश में राष्ट्रबंधु नाम के एक बहुत अच्छे बाल साहित्यकार थे, वो पत्रिका बाल साहित्य की निकालते थे, तो उनकी प्रेरणा से मैंने 50-60 कविताएं उस दौर में लिखी। लेकिन जब पत्रकारिता में मेरा समय ज्यादा जाने लगा तो बाल साहित्य लिखना कम हो गया। लेकिन आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो मेरे पौत्र प्रपौत्र पौत्रियां हैं और उनकी मांग पर कविताएं उनके लिए लिख कर देता हूँ। ये बात अलग है कि वो प्रकाशित नहीं होती। तो ये बाल साहित्य की जो रचनाएं हैं, इनका एक संकलन हमें आप उपलब्ध कराएं। जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगा, जल्दी आपको दूंगा। तो बाल साहित्य दरअसल इस देश में क्या है, मैंने जो 20-25 देश देखे हैं और वहाँ थोड़ा बहुत जो भी जानने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में बाल साहित्य का और गंभीर बाल साहित्य का बड़ा अभाव है। अभी भी पारंपरिक बाल साहित्य से ऊपर नहीं उठ पाया। राजा रानी की कहानियां, हितोपदेश, इसके आगे नहीं गए हैं। वैज्ञानिक धरातल की कहानियां हमारे पास नहीं है। हम बच्चों को अभी भी ये समझते हैं कि वो काल्पनिक कथाओं की चंदा मामा के ऊपर नहीं जा सकते, जबकि अब हमारे यहाँ बालकों का जो स्तर है, छोटे बच्चे स्कूली अलग हैं, किशोर वय के अलग हैं, युवा जो हैं, जो मतलब अभी वोट का अधिकार मिला, 3 श्रेणियों के लिए हमें अलग अलग ढंग से लिखना है। लेकिन ये गलती हमसे भी होती है। हम जैसे अपनी गजलें लिख रहे हैं तो हम बच्चों को भी भूल जाते हैं। हम तात्कालिक विषयों पे लिख रहे हैं, तात्कालिक सरोकारों पर लिख रहे हैं, उससे ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। तो मेरी वाकई वक्त में कोशिश होगी कि मैं बच्चों के लिए फिर से लिखूं। व्यंग में आपने काफी लिखा है। व्यंग देखिए, व्यंग तो पत्रकारिता का एक औजार है। हम लोग बहुत सी चीजें जो सपाट नहीं खबर में डाल पाते वो व्यंग के जरिए डालते हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक व्यंग है उसको भी मैं साप्ताहिक तौर पर अपने अखबारों के लिए लिखता था, और संयोग से एक अखबार तो ऐसा था जिसमें मुझे अल्टरनेट डे लिखना पड़ता था, व्यंग का कॉलम। उसका दीवारों के कान नाम था स्तंभ का। तो बरसों लिखा, लेकिन कभी संकलित नहीं किया। पिछले दिनों मैंने कोशिश की है कि एक 20-30 व्यंग अलग रखे हैं, और हाल के दिनों में मैं फिर से साप्ताहिक व्यंग लिख रहा हूँ, तो वो एक संकलन की स्थिति में आ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मैं छपने छपाने के मामले में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर पाता। हम है ना, सब करेंगे, ठीक है, थोड़ा विलम्ब हो जाता है हमारे यहाँ, लाइन होती है तो उसमें भले हो जाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए जाए। लेकिन ये मेरा निजी कमजोरी है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता नहीं। लिखा, लोगों ने पढ़ा, और जो प्रतिसाद है मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। अगर आप इसे पुस्तकाकार रखेंगे तो आगे आने वाले समय में भी उपलब्ध रहेंगे। अखबारों में गई हुई चीज कभी रिकॉर्ड में नहीं जाती। जी 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 जी। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं जो नृत्य लिखता हूँ ये जरूर संकलित बना रहे। तो मेरी कोशिश है कि हर 3 महीने में लेखों का एक संकलन में अपने पाठकों को। त्वरित टिप्पणी का सीक्वल दीजिए। जी बिल्कुल देता हूँ। ये तैयार है लगभग, क्योंकि अभी 8 महीने में काफी कुछ तैयार हुआ है, और उसमें थोड़ी छटाई करनी पड़ेगी। प्रतिदिन लिखता हूँ तो उसमें कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक मुद्दे हैं उनका संकलन जरूर बन सकता है। एक और अनुरोध करूंगा आपको। बताइए, आदेश। पत्रकारिता में व्यंग विषय पर आपका एक आलेख चाहिए मुझे। जी मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ। पत्रकारिता में व्यंग आलेख 8 से 10 पेज का, क्योंकि हमें व्यंग समग्र लाभ है। जी 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 जी, आपने बताया था। तो व्यंग समग्र में करीबन 55 लोगों का डिफरेंट टॉपिक्स पे कंट्रीब्यूशन हो चुका। ठीक है, तो इस विषय पे मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन आप पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि पत्रकारिता में जी 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 कहाँ प्रयोग होता है व्यंग का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको अच्छा कैसे। मैं लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इतनी जो रचनाएं हैं जो प्रकाशित रूप में है, पुस्तकाकार हैं, उनमें सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है आपकी?
मैं साहब, मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है मेरी बुंदेली जो मातृ बोली है, भाषा जिसको कहते हैं, बुंदेली बतरस। हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं छपी, 1000 कॉपियां लोगों तक पहुंची भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा मेरा आलस्य मेरे ऊपर हावी रहता है, तो वो कुछ रखी है, कुछ पहुंच गई है। वो मुझे बड़ी प्रिय लगती है। संतोष होता है कि मैंने अपनी बोली में जो कहना चाहा वो कहने की कोशिश की। वो बुंदेली बतरस मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा करें, बुंदेली बतरस की कुछ प्रतियां, 5 या 10 प्रतियां हमें भेज दें, हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डालते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छी चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये तो वो जिस प्रकाशक छापी थी, वो नया प्रकाशक था, उसने भी डाली, लेकिन उतना प्रतिशत उसका नहीं हुआ। लेकिन छपी और मुझे अच्छा लगता है बुंदेली बतरस, तो इसलिए आप जरूर भेजें हमको। जी जी जी। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि आप जो रचना करते हैं, चाहे वो छोटी रचना हो या बड़ी रचना हो, उसमें पात्रों को कैसे आप चयनित करते हैं? काल्पनिक होते हैं या वास्तविक? डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जो जो मतलब बचपन से बहुत लोगों को पढ़ा है, लिखने की प्रेरणा शायद वहीं से आई है। सभी प्रतिष्ठित जितने भी लेखक ने कहीं ना कहीं उनके बीच से गुजरा हूं। तो साहित्य में कल्पनाशीलता एक महत्वपूर्ण उपकरण जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जीवंत पात्र होते हैं, अगर आप उनके सहारे अपनी बात कहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि लोग उनको कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं, उनकी शिनाख्त कर देते हैं, या उनके भीतर अपने को खड़ा पाते हैं। काल्पनिक पात्र ड्राइव होते हैं, मतलब आप उनको कठपुतली की तरह जैसा चाहे वैसा कहलवा लेते हैं। और जो वास्तविक पात्र होता है, वो वास्तविक पात्र बहुत ज्यादा मोल्ड नहीं होता, सच्चाई के करीब खड़ा होता है, उसके अंतर्वेदना जो होती है बहुत वास्तविक होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पात्र वास्तविक ही ज्यादा हूँ, और कल्पना करना, मुझे पत्रकारिता में भी कल्पना ज्यादा चलती नहीं। कल्पना करो कि ये भौतिक शास्त्र का सूत्र होता है, पत्रकारिता में तो सामने जो है वही वस्तु स्थिति है। हाँ, वर्णनात्मक साहित्य है एक्चुअली। जी 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 जी, कोशिश मेरी यही है कि उसमें पात्र वास्तविक हो और उनकी तकलीफ वास्तविक हो, उसमें कहीं कोई घालमेल ना हो जाए। तो विषय वस्तु के चुनने में कैसे आप किन किन उपकरणों का, माध्यमों का, विचारों का उपयोग करते हैं कि कौन सी विषय वस्तु पर आप लिखे हो? देखिए डॉक्टर साहब, विषय वस्तु का जहां तक सवाल है, जो प्रोफेशनल साहित्यकार होते हैं वो बाजार की मांग के अनुसार अपनी विषय वस्तु चुनते हैं, और हम जैसे लोग जो स्वांतः सुखाय लिखते हैं, वो सामाजिक सरोकार और तात्कालिक जो मुद्दे उनके सामने आते हैं उनको ही उठाकर आगे चलते हैं। मैंने कोशिश की, जैसे अभी कोरोना काल चला, तो कोरोना काल में जो भी सामाजिक विसंगतियां सामने आई, मैंने उस पर लिखने की कोशिश की, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज हो, चाहे वो सामाजिक संबंधों के टूटने की चीज हो, चाहे उसमें जो अवसाद परिवारों में आया उस पर। तो तात्कालिक विषय और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषय मुझे ज्यादा प्रेरित करते हैं। सबसे पहले ये है कि दिल जिसको कह दे, उसके लिए बाजार की जरूरत नहीं है। दिल कहे कि इस पर लिखना जरूरी है तो उस पर आप लिखिए। यही मेरी सोच रहती कि स्वांतः सुखाय लिखो, किसी को पसंद आ गई कोई चीज तो ठीक है, सफल हो गया, किसी को कुछ देने में, और नहीं आए तो कम से कम अपने मन की बातें निकाल के सब बाहर दो, ना जाने मन आपका मन तुष्ट होना चाहिए। अगर आपका मन संतुष्ट है तो दूसरों का भी होगा। जी जी। तो रचना प्रक्रिया में और कौन से ऐसी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हो? डॉक्टर साहब, रचना प्रक्रिया एक तरह से झरना है, कभी भी उसका प्रवाह कहीं से भी शुरू हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप यकीन करेंगे कि मेरी कोई व्यवस्थित रचना प्रक्रिया नहीं कि 8 बजे से 10 बजे तक लिखना है और ये 100 संदर्भ ढूंढ के बैठ के लिखना है। मैं जब कविता लिखता हूँ तो मेरे सिरहाने मेरा कलम और डायरी पड़ी रहती। रात को अगर 3 बजे भी उसने जन्म लिया है तो वो उसमें दर्ज करता हूँ। पहले उसको दर्ज करें। कई बार ये होता है कि नहीं करता हूँ तो सुबह होते होते ये आत्मविश्वास रहता है ये तो याद रहेगा, सुबह लिख लेंगे, और सुबह भूल जाता हूँ तो उसका फिर मुझे बड़ा पश्चाताप होता है।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब जो विचार आए उसको उसका लिखो। नींद को त्याग करके, आलस्य को त्याग करके पहले उसको कहीं ना कहीं दर्ज कर लूं, चाहे वो कागज के पर्चे में हो, चाहे मोबाइल में हो, कहीं भी हो, और फिर उसको आगे आप विस्तार देते जाएं। और जहां तक लेखों का सवाल है, ये चयन मैं सुबह सुबह सबसे पहले दुनिया में क्या हुआ उसका अध्ययन करके तत्काल चयन करता हूं कि आज मुझे किस विषय पर अपनी कलम चलानी चाहिए। संयोग ये है कि पिछले अब तो 300 दिन हो गए, 65 दिन और बचे हैं। 300 दिनों में कभी भी विषय का दोहराव मैंने नहीं किया, नहीं किया और हर दिन नया कुछ नया परोसने की कोशिश। जी, ये तो मैं विटनेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी टिप्पणियां मैं बड़े चाव से पढ़ता हूँ। मुझे एक संतोष और है, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैंने जबरन अपने 200-300 पाठक ऐसे बनाए हैं जो कभी पढ़ते नहीं थे, उनके अनिच्छा के बावजूद, चूंकि वो मेरी मेलिंग लिस्ट में है, तो मैं उनको सुबह सुबह 6 बजे, वहां अमेरिका में था तब भी, यहाँ भी सुबह 6-7 के बीच में अपने लेख दे देता हूँ। और अब वो उसके एडिक्ट हो गए हैं। अगर मान लीजिए आप 9 बजे के बाद तक ना भेज पाए तो उनके संदेश आना शुरू हो जाते हैं कि आज का लेख का लिखा। तो संतोष है कि एक हमने नया पाठक वर्ग अपना, भले ही छोटा सा है, तैयार। ठीक है, तो आपके जो टिप्पणियां होती हैं वो, और डॉक्टर बीना शर्मा, जी जी जी, वो भी सफर जारी है कैप्शन से लिखते हैं, ये दोनों रोज सवेरे जरूर पढ़ता हूँ। आभार आपका, आभार आपका। इधर लेखकों ने काफी कुछ आउटपुट दिया है, काफी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन पाठक जो है उतना प्रभावित नहीं हो पा रहा है, इसलिए पाठकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। आपके विचार में क्या कारण है कि इतना सब कुछ लिखा जाने के बावजूद हिंदी पर वो तवज्जो नहीं आ पाई, उतना पाठक नहीं बढ़ पाया, क्या रीजन हो सकता है? तो इसके 2 रीजन मेरी समझ में आते हैं। असली कारण तो एक तो है कि हमने, हिंदी वालों ने अपनी दुनिया को, जो हमारी बहुत छोटी सी दुनिया है, एक हिंदी पट्टी है, उसको ही पूरा देश और पूरी दुनिया समझ लिया है। हम पूरी दुनिया के सरोकारों को देख के समझ के नहीं लिखते, हम बहुत छोटे से ग्लोब में रह के लिख रहे हैं। और फिर हमने अपने पाठकों की जरूरतों को बिल्कुल छोड़ दिया है। हम महालेखक हो गए, हम जो भी लिखते हैं चाहते हैं वो पुस्तककार हो जाए। मैं बहुत से ऐसे लेखकों को जानता हूँ जो, जिनकी उम्र 85-86 साल हो गई और उन्होंने मुश्किल से 4 किताबें लिखी। और बहुत से ऐसे लेखकों को भी जानता हूँ जिनकी उम्र 50 साल है और उन्होंने 150 किताबें लिख दी। तो ये जो है, पाठकों को ध्यान में रख के, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख के, उनकी अभिरुचियों को, जरूरत के साथ अभिरुचि दोनों चीजें हैं, इनको ध्यान में रख के जब तक हम नहीं लिखेंगे तो हिंदी में पाठकों का अभाव लगातार कम होगा। और ऐसी स्थिति में, जबकि दूसरे साधन हमारे सामने आ गए हैं, संचार के, जो सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, किंडल आ गया है, तो ऐसे में पाठक बढ़ने चाहिए। आबादी बढ़ रही है तो पाठक भी बढ़ने चाहिए, लेकिन हम उनकी जरूरत को शायद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने मन के लिए और पुरस्कारों के लिए और लाइब्रेरी को सजाने के लिए किताबें ज्यादा लिख रहे हैं और छाप रहे हैं, एक पाठक के लिए। एक साक्षात्कार में एक बड़ी विस्मय कर देने वाली चीज मेरे सामने आई। जी जी। तो संबंधित साहित्यकार ने ये कहा जी कि ज्यादातर लोग अपने आप को ऊंचा करने के लिए लिख रहे हैं, पाठकों के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मेरा मानना यह है कि आपके पास, देखिए, मौलिकता एक बड़ा भ्रामक शब्द है। पिछले 5000 साल की हमारी संस्कृति में जो कुछ लिखा जाना था, जो समृद्ध हम जिससे हो सकते थे, हो सके, हम उसका अनुशीलन ही कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं। और जहां नया आता है उसका स्वागत होता है, और बहुत उदार मन से स्वागत होता है, लोग पढ़ते हैं उसको। अब आज आप मुंशी प्रेमचंद को लगातार पढ़ाना चाहेंगे तो कोई दूसरा मुंशी प्रेमचंद तैयार इसलिए नहीं होगा कि आप उस कंकाल को छोड़ना नहीं चाहते। अब वो भारत नहीं है, मुंशी प्रेमचंद के जमाने का भारत नहीं, बदल गया है। गांव बदले हैं, शहर बदले हैं,
मुहावरे बदल गए हैं, लोगों का रहन सहन बदल गया है, तो आपको साहित्य भी उन्हीं के बीच से लेके आना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद जी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारे लिए एक जमीन छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आज भी वो 150 साल बाद कथा साहित्य में उनकी भाषा अगर चलेगी तो मुझे नहीं लगता आज की पीढ़ी तो उसको पढ़ना भाषा पसंद चल ही नहीं सकती, आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा अवरोध भाषा है। मैं वृंदावन लाल वर्मा का बड़ा मुरीद था, उनके उपन्यास मैंने बहुत लिखे क्योंकि वो हमारे अंचल के थे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बड़े सुंदर उपन्यास लिखे। लेकिन आज अगर मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये तो उन्होंने प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए लिखा होगा। तो भाषा के स्तर पर पिछले 100 साल में बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं। उसके अनुरूप अगर साहित्य हमारा नहीं होगा तो फिर पाठक कहाँ से आएंगे? हमें उदारता पूर्वक आज की भाषा को अपनाना होगा अपने दायरे में, मतलब विकृत ना हो, वो अलंकृत बनी रहे, लेकिन हो आज की जरूरत के मुताबिक। ठीक बात कह रहे हैं। तो ऐसी दशा में एक प्रश्न उठता है कि डिजिटल युग में साहित्य में समृद्धि की भविष्य देखते हैं आप, या लोगों का कतराना? मुझे लगता है डिजिटल युग में साहित्य और ज्यादा समृद्ध हो सकता है, क्योंकि कम पैसे में और कम प्रयास से वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब उसको किताब लादने की जरूरत नहीं है, एक किंडल में वो 1000 किताबें डाउनलोड करके रख सकता है और जहां चाहे बैठ के पढ़ सकता है। कनेक्टिविटी अब दुनिया में सब जगह सब जगह है। है, जंगल में भी है, पहाड़ पर भी है। तो जी। ऐसे में पढ़ने के अवसर ज्यादा बढ़ गए हैं, पाठकों की सुविधाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। शर्त यही है कि उनके मन के अनुरूप तो कुछ मन को सुख देने वाला साहित्य तो हम दे पाए। ठीक बात है। तो आपको लगता है कि भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल, मैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि भविष्य उज्जवल है। मैं तो अभी जब अपने घर गया बेटे के पास तो मैंने देखा उसके अमेरिका के घर में सब कुछ था, किताबों का रैक नहीं था। मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारी ये समृद्धि अधूरी है, आप इसमें तत्काल एक किताबों का रैक बनाइए और ये 10-20 किताबें ऑनलाइन मंगा के रखिए, पढ़िए। तो ये कुछ कुरेदना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि जो रहन सहन का तरीका है बहुत तेजी से बदल रहा है। तो पाठक आपको भी तैयार करने पड़ेंगे, उनको ऐसी चीजें। प्रकाशक और लेखक दोनों के संयुक्त दायित्व है ये पाठकों की संख्या में बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लेकिन प्रकाशक लेकिन लेखक का योगदान, मैं एज ए लेखक ये समझता हूँ कि उसे अपनी जो कृतित्व है उस कृतित्व से लोगों को परिचित कराना चाहिए। लेकिन एज ए प्रकाशक मैं ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं 5 कॉपी तो आप देते हैं ना, तो बस वही कर दीजिए। अरे भाई 5 कॉपी ले करके किताब को छपवा करके आपने अलमारी में बंद कर लिया, कौन जानेगा आपको? नहीं नहीं, ये निश्चित तौर पे देखिए उन्हें उस पुराने जमाने का अनुसरण करना पड़ेगा जब लेखक अपनी पत्नी के जेवर बेच के किताबें छापते थे और घर घर लोगों को पढ़वाते थे। 1 आना 2 आना 2 रुपया तो बहुत महंगा है। हमारे रामविलास शर्मा जी की पुस्तक मेरे संग्रह में उस जमाने की 2 रुपए की, तो उन्होंने अपने पैसे से छापा। तब प्रकाशक इतने नहीं थे, आज तो प्रकाशक आप देखेंगे विज्ञापनों की लाइन डली है सोशल मीडिया पे, क्या ये आपको लेखक बनना है तो 5000 में लेखक बना देगा 10,000। उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में लेखक लिखता था और अपने संसाधन से छापता था और लोगों तक पहुंचाता था। और आप हैरानी की विषय है कि जब कोई तंत्र नहीं था तब वो पूरे देश में, पूरी हिंदी पट्टी में और हिंदी के बाहर भी फैल जाती प्रतिष्ठित हुए, जाने गए और आज तक चल रहे हैं। और आज जब सब कुछ है और आप रोज किताबें छाप रहे हैं तो आपको नहीं जान रहा है। तो ये लेखक का दायित्व है कि वो जो लिख रहा है, जो छपवा रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने में भी प्रकाशक की मदद करे। हमारे एक वरिष्ठ रचनाकार हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे 500 किताबें चाहिए। हमने कहा सब ठीक है, 5 बोल रहे हैं आप या 500 बोल रहे हो? हमने कहा ज्यादातर तो 5 ही बोलते हैं जो मात्र कॉपी देते हैं, इसलिए। तो कहले भैया मैं तो 500 आदमियों तक अपनी किताब पहुंचाऊंगा, आपके छापने से किताब का कुछ थोड़ी हो गया। किताब तो जब तक लोगों के हाथ में नहीं पहुंचेगी, लोगों की नजरों से नहीं गुजरेगी, तो हमको कौन जानेगा, और हम क्या लिखते हैं वो कौन जानेगा। 500 किताबें उन्होंने ली और पूरे हरियाणा में उन्होंने जाना जितने दोस्त यार थे सबको नहीं, तो ये लेखक की ये दायित्व है कि वो अपने लोगों तक मैंने तो एक बना रखा है, आप देखेंगे
कि मैं घर आए मेहमान को कोई उपहार नहीं देता, तो बिल्कुल चाय और बिस्किट पिलाता हूँ, लेकिन अगर मेरी पुस्तकें मेरे पास उपलब्ध हैं तो मैं उन्हें जरूर देता हूँ। और उससे मैंने देखा है कि नए पाठक तैयार हो रहे हैं नए जिन्होंने पाठक तैयार हो रहे कभी हैं। किताब नहीं पढ़ी, उनको अगर किताब मिलती है। अब मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में 1000 परिवार हैं, और उनमें से कम 200 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मेरी किताब, उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उन्हें भेंट की मैंने, उन्हें श्रद्धा से पढ़ी और उन्होंने नई किताबें मंगाना शुरू कर दी। पढ़ने का एक रुचि विकसित हो गई। जी, तो लेखकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, संदेश देने की हैसियत तो मेरी नहीं है, लेकिन लेखकों सुझाव को मेरा सुझाव ये है कि वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और लिखें, और लिखने के बाद अगर छपने की उनकी क्षमता है, उनके पास प्रकाशक अच्छे हैं, तो वो छपें और प्रकाशक के नेटवर्क के अलावा लोगों तक अपनी चीज पहुंचाएं। लिखना और लिख के रख लेना वो स्वांतः सुखाय है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे समाज समृद्ध हो सकता है तो प्रयास जरूर करना चाहिए पाठकों तक पहुंचने की। और मैं आप इसको हंसी में भी ले सकते हैं कि मैंने एक कुछ दिनों में पहले ये अभियान चलाया था कि लेखक पाठक के घर। तो मैं अगर किसी के मिलने जाता था तो अपनी गाड़ी में 2-4 अपनी किताबें रखता था और उनको दे के आता था कि भाई इसको पढ़ के आप वापस करना चाहे वापस कर देना, पैसा देना चाहे पैसा दे देना, और नहीं देना चाहे तो अपने पड़ोसी को दे देना पढ़ने, लेकिन पढ़ना कम से कम पाठक संख्या तो बढ़ेगी। जी जी जी। एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है जी, कि लेखन के अलावा आपके क्या अभिरुचियां हैं? तब लेखन के अलावा मेरी एक ये अभिरुचि है कि घूमिए। दुनिया में एक जीवन मिला है, दुनिया बहुत बड़ी है, आप जितना घूम सकते हैं, लोगों को जितना जान सकते हैं, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को, समाजों को, उतना घूमिए, देखिए, परखिए। मैं तो इस मामले में बोलगा से गंगा तक से बहुत प्रभावित हूँ, और बिल्कुल उसी तर्ज पर मुझे मैं आपको एक जोरदार किस्सा सुनाता हूँ। एक यहाँ ग्वालियर में जागीरदार थे बहुत पुराने, वो अपना मकान बदल रहे थे, कोठी छोड़ के किसी बेंगलोर में आ रहे थे। उन्होंने कहा कोठी अब किला हमसे संभलता नहीं है, तो बोले मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं इनको रद्दी में बेच रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं साहब उस दिन ट्रेन से मेरा रिजर्वेशन था, मेरा जाने में सिर्फ 1.5 घंटे का अंतराल था। मैं भागा भागा उनके यहाँ गया और जितनी किताबें मुझसे बन सकती थी 100-150 किताबें मैं उठा के ले आया। वेरी गुड। मैंने दौड़ के अपनी ट्रेन पकड़ी। आप यकीन करेंगे उनके पास जो किताबें थी 1856 से लेकर और 1905-10 तक की पब्लिकेशन थे, कोई 10 पेज की, कोई 20 पेज की, लेकिन अलग अलग विषयों पे। मनुस्मृति उस जमाने की थी। तो किताबों को संभालना बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपने पाठक और अपने परिवार में ये संस्कृति पढ़ने की पैदा नहीं करते तो आपकी किताबें रद्दी से ज्यादा उनका कोई महत्व हो नहीं सकता। आपको एक झलक दिखाता हूँ जी, ये मेरी ऑफिस की लाइब्रेरी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस किनारे वाली जो लाइन देख रहे हैं, मेरे सर के पास जो लाइन है, ये ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल 104 किताबें मेरे लिखे हुए। मेरे पास भी आप जैसा ही एक छोटा सा कमरा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखा सकता हूँ। तो ये मेरे रैक्स हैं, ऊपर स्मृति चिन्हों से भरा पड़ा है और बाकी सब ये किताबों से भरे पड़े हैं। ये नीचे जितने आप देख रहे हैं रद्दी, ये सब बक्स, सब बंडल किताबों के हैं। एक चीज मेरी समझ में आ गई कि आपके पास प्रकाशनीय सामग्री बहुत है। नहीं, पठनीय है। मैं पुरानी किताबें जोड़ के रखता हूँ, उनकी जिल्दें भी अगर फट गई हैं तो मैं उनकी मरम्मत करता हूँ। और तो मेरे पास मेरे एक गुरु थे, और अभी पिछले दिनों कोरोना में दिवंगत हुए प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित, वो बहुत बड़े अनुवादक थे। जी जी। तो उन्होंने करीबन अलग अलग प्रकाशकों के लिए सैकड़ों किताबें का अनुवाद किया। 20 उनकी हस्तलिखित जो वो है अनुवाद, वो मेरे पास मैंने संभाल के रखे हैं।
दीजिए ना, हालांकि छाप देते हैं। मैं वो दूसरे प्रकाशकों का उस पर प्रकाशन अधिकार है, वो छप चुके हैं नहीं वो जो इसलिए। हाँ ये तो है, लेकिन प्रकाशनाधिकार कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो अब आपको वो अगर लगे कोई उपयोगी पुस्तक है तो आप मुझे हाँ, दे दीजिए, और नहीं प्रकाशक को मैं दे मेरे दीजिए। पास है, मैं आपको भेज दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कई नेशनल बुक ट्रस्ट की भी हैं, कई मेरठ के प्रकाशकों की हैं, हाँ तो और वो बहुत उसमें क्या है कि मतलब। कम से कम वो सामग्री प्रकाश में तो आए, लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। नहीं, किताबें छप चुकी हैं, वो तो उनकी पांडुलिपियां मैंने संभाल के रखी। मैं ये कह रहा हूँ किताबें तो छप गई। हाँ, किताबों का प्रकाशन हो गया, लेकिन उनकी मुझे इतना अभिरुचि है कि मैं उनकी हस्तलिपि भी संभाल के रखी हूँ, वेरी गुड। कि लोगों को बताएं कि कैसे हिंदी लिखी जाती है। तो उदीयमान जो नए लेखक हैं उनके लिए मैं फिर से आपसे संदेश मांगना चाहूंगा। बुद्धिमान लेखक सबसे पहले तो खूब पढ़ें, और जब पढ़ लें और उन्हें लगे कि वो व्यक्त करने की स्थिति में आ गए, तब लिखें। और लिखें तो पूरी ईमानदारी से, थोड़ा लिखें, रातों रात महान साहित्यकार होने की कल्पना न करें, थोड़ा लिखें, अच्छा नहीं लिखें। अगर अगर दिल से कोई लिखेगा तो रातों रात नहीं लिख सकता। दिल तो दिल है, दिल की तरह ही काम करता है। वो एक प्रोसेस है लिखने की, समय तो लेती है। आपको बताऊं, मेरी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो 4 साल में कंप्लीट हुई, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक किताब ऐसी है जो सिर्फ 12-14 घंटे में पूरी की। होता है तो, आप प्रवाह है, जैसा जबरदस्ती नहीं लिख प्रवाह। सकते, जबरदस्ती नहीं लिख सकते हम। और मैंने जो जबरदस्ती लिखेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं आपको वो एक किस्सा बताता हूँ। कहती है चंबल मेरी जो एक लंबी कविता है, बुकलेट बुक के, छोटी बुक के फॉर्म में, वो एक सिटिंग में, मैंने गर्मियों के जून के महीना था और मैं छत पर अकेला था, मैंने अरे वाह। एक सिटिंग में वो कविता लिखी, और मुझे मालूम नहीं था कि ये कविता ऐसी लोगों को अच्छी लगेगी। चंबल पर एक तो सबसे पहले ये वेदानंद मुक्ति बोध ने एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी 1956 के आसपास। जी। उसके बाद दूसरी कविता नरेश सक्सेना, लखनऊ के बहुत अच्छे महान कवि हैं, प्रगतिशील, उन्होंने लिखी। और ये मेरा सौभाग्य है कि तीसरी लंबी कविता लिखने का जो आप भूमिका है वो मुझे मिल गई। तो 3 लंबी कविताएं चंबल पर लिखी गई हैं, और उनके सबके अलग अलग रंग हैं, अलग हाँ अलग, अलग अलग। लेकिन लिखी गई और लोगों ने खूब सराहा। उसका पुनर्प्रकाशन जरूर मैं कराऊंगा, चंबल कहती भेजिए है। भेजिए भेजिए, जी कोई जी। दिक्कत नहीं। और ग्वालियर में कोई कार्यक्रम कब रख रहे हैं, कैसे रखा जा सकता है? मैं तो सोच रहा था इसी किताब का कुछ होता जल्दी से विमोचन, तो उसमें आपको बुला लेता। तो अब मैं दिवाली के बाद ही कुछ कर पाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, समय लेके करना चाहिए। और दिवाली के जाएंगे कि बाद। कार्यक्रम अगर रखा जाए ग्वालियर में। हाँ तो हो जाए, दिवाली के बाद इसका अपन विमोचन करेंगे, हाँ और उसी में सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। जी, मिलना जुलना हो जाएगा, दूसरे एक और काम हो जाएगा, दतिया माँ के दर्शन हो हाँ जाएंगे। हाँ, वो तो करीब ही है, दतिया उड़ीसा सब बगल में ही है, तो वहां तो कभी भी जा सकते हैं। तो तो आप तो सुबह आइए शताब्दी से, रात को दिन में कार्यक्रम करिए, रात्रि विश्राम करिए, फिर अगली सुबह ये दोनों स्थानों के दर्शन करके शाम को शताब्दी से वापस चले जाइए। नहीं राकेश जी, हम गाड़ी से ही चलते हैं। हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने बाय रोड। अपने साधन से चलने में एक फायदा ही रहता है, जहाँ रुकना है, जहाँ कुछ काम है, जी जी। उसके हिसाब से अपना यात्रा हो जाती है। नहीं, फिर तो कोई संकट ही नहीं है, जब आप 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे नहीं, लगते तो मैं दिवाली के ठीक बाद बनाता हूँ। दिवाली तक हैं। मेरे भी कुछ काम पेंडिंग हुए जो पिछले 8 महीने में, वो निपटाने हैं। नहीं ठीक बात है, आप काफी समय तो बाहर रहे ना। हाँ तो, तो तो मैं बता रहा हूँ ना, अब आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहा हूँ और उसको ठीक, बंद कर रहा हूँ। हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। खाली रिकॉर्डिंग क्लोज करो। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सर, आपका बहुत हमने शुक्रिया, अवसर बड़ी दिया।